नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज और आज हमारे स्टूडियो में चर्चा है पत्रकारों को लेकर। बड़ी ही दुखद बात है कि हमारे एक पत्रकार मित्र स्वर्गीय अजय दुबे जी आज हमारे बीच नहीं हैं। इस कोरोना काल के शिकार हो गए और उनके जीवनी पर, उनसे जुड़ी तथ्यों पर उनकी बातें होंगी, उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं और साथ में हम बात करेंगे कि उनके बाद अगर किसी पत्रकार के साथ फिर ऐसी घटना घटी तो क्या इसी तरह से हम सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं माने जाने पत्रकार दीपक उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार विवेक सिंह जी। नहीं भूलेंगे हम पत्रकार अजय दुबे को, जो हमारे बीच में एक हंसमुख मिजाज के बेहतर पत्रकार थे। पत्रकारिता जगत में उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। स्वर्गीय पत्रकार अजय दुबे जी को इंकलाब परिवार की तरफ से नम आंखों से श्रद्धांजलि। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी कि पत्रकार का जीवन क्या है, एक पत्रकार का जीवन क्या होना चाहिए और क्या है। इसके लिए हम बात करेंगे विवेक भाई से और हमारे दीपक उपाध्याय। छोटा सा शब्द है पत्रकार, लेकिन अपने आप में इसके जो मायने हैं वो बहुत गंभीर है, बहुत बड़े हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र के चौथे स्तंभ में नाम आता है पत्रकारों का। राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, एक पिलर है, राष्ट्र की एक नींव है। जो नींव में 4 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ है पत्रकार। तो अपने आप में ये चौथा स्तंभ ही उसका अर्थ बहुत कुछ कह जाता है। फिर भी अगर शॉर्ट में हम कहना चाहें तो पत्रकार की जो आप जीवन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से होना चाहिए, क्या होता है, ये तो जमीनी स्तर पे हर पत्रकार जानता है, लेकिन उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो समय समय पे बिना जानकारी के पत्रकारों पर कोई आरोप लगाते हैं या जो दूर बैठ के पत्रकारों की जीवन से अनभिज्ञ हैं फिर भी पत्रकारों के लिए टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक पत्रकार का जीवन क्या होता है। पत्रकार जैसे आप बीच बीच में पुलिस का सुनते हैं, पुलिस प्रशासन का सुनते हैं, पुलिस विभाग में 24 घंटे ड्यूटी किया, 2-2 दिन ड्यूटी करना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है पत्रकारों में, पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है। पत्रकार भी ऐसा ही जीवन होता है। उनको किसी सामान्य आदमी की तरह ऐसा नहीं है कि हम ड्यूटी पे गए, टाइम टू टाइम ड्यूटी किए, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की हमारी ड्यूटी हुई, हम परिवार में आए, हंसी खुशी से अपना खाए पिए, आराम किए और हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। पत्रकारों का जीवन भी भागदौड़ भरा जीवन है, एक आम आदमी से हटके है। ये हर किसी को जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको सहानुभूति की भी ज़रूरत होती है, आपके प्यार सम्मान की ज़रूरत होती है। मैंने मेरे लाइफ में भी देखा है और प्रत्यक्ष भी कई बार देखा है कि होता ऐसा है, कभी एक पत्रकार आया, घर पे बैठा है, खाना भी नहीं खा पाया है, भोजन करने बैठा है और फ़ोन आ जाता है कि यहाँ पे इस तरह से घटना हो गई, वहाँ पे इस तरह से घटना हो गई। तो आदमी जो उस समय वो नॉर्मल इंसान नहीं रहता, उस समय वो पत्रकार रहता है, तो वो भूल जाता है अपनी चीज़ों को, भूल जाता है। वो फर्ज निभाने के लिए, वो अपनी फर्ज को निभाने के लिए उसी समय वहाँ से निकल जाता है और उसको कवर करने के लिए, घटना को कवर करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। आज हम अपने घरों में बैठ के रात को 2 बजे भी देखते हैं कि फला जगह आग लग गई, फला जगह एक्सीडेंट हो गया। हमको ये सोचना चाहिए कि हम रात को 2 बजे 3 बजे अपने घरों में बैठ के ये खबर देख रहे हैं, लेकिन वो दिखाने वाला कौन है? क्या उसका अपना परिवार नहीं है? क्या उसका अपना परिवार नहीं है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ताज हमला हुआ था 26/11 का, सबको पता है। ताज हमला सब बैठ के घरों में देख रहे थे, पूरी मुंबई सहमी हुई थी, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, डर का एक माहौल था, आतंकवादी चारों तरफ घूम रहे थे, गोलियां चल रही थी, पुलिस अपना फर्ज निभा रही थी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं पत्रकारों को जो नजदीक से, दूर से, जैसे संभव था वैसे गोलियों को कवर कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कोई चर्चा ही नहीं होती। मैं ये बात इसलिए संज्ञान में ला रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समझना चाहिए कि पत्रकारों का जीवन क्या होता है। उतना ही खतरा है, उतना ही रिस्क है, कोई सामान्य जिंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये दुर्भाग्य की बात है देश की कि इतना रिस्की, इतना दुख भरा, इतना तकलीफ भरा जीवन होने के बाद भी आज तक प्रशासन बहुत ज्यादा गंभीरता से पत्रकारों के लिए कोई कदम नहीं कर रहा है। विवेक भाई से, विवेक भाई मैं जानना चाहता हूँ पत्रकारों पे क्या रोशनी डाल सकते हैं? क्या पत्रकार का जो शब्द की गरिमा है, क्या उस हिसाब से उसका जीवन है? वैसे विरार में जो चल रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पत्रकार ये मैंने ऑलरेडी थाने में 2 साल काम किया हूँ, थाने ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ पे काम किया हूँ। वहाँ पे एक पत्रकार बोलते तो वहाँ पे एक नाम आता है कि पत्रकार का वैल्यू क्या है।
मगर वसई विरार में हमारे यहाँ पत्रकार बोला जाता है, मतलब वो बोलते हैं हाँ पत्रकार ना, ठीक है। मगर वही पत्रकार सुबह रात 10 बजे हो या सुबह 7 बजे हो, वो आपको खबर लाके प्रकाशित करता है, आपके यहाँ तक पहुंचाता है, हर चीज करता है। तो फर्क इतना है कि आज सोशल मीडिया हर चीज एक्टिव है, मगर पत्रकार जो अपना नाम है, जो एक वैल्यू पे काम करता है, वो अपने वो निभा के वो अपना काम करके देता है। हमारा एक दोस्त हो गया, इस काल का शिकार हो गया और हमें बहुत दुख है इस बात का। और उसी बात को लेकर के हम चर्चा पत्रकारों की इसलिए कर रहे हैं, क्या पत्रकार तो है वो और पत्रकार तो मैं भी हूँ, तो क्या हम पत्रकारों के लिए क्या सरकारी कुछ सुविधाएं हैं? फतेह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम पास हुआ महाराष्ट्र में, और पत्रकार सुरक्षा संरक्षण कायदा जो लागू हुआ, उसके तहत सिर्फ इतना ही नियम है कि अगर पत्रकारों पे हमला होता है तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और वो भी कड़ी से कड़ी सजा है मात्र 3 साल। ये कड़ी सजा जी। 8 नवंबर 2019 को ये कायदा लाया गया और 28 अक्टूबर 2019 को ये कायदा राष्ट्रपति ने सहमति के साथ पास किया था। फिर 8 अक्टूबर को ये लाया गया, 8 नवंबर को अमल में लाया गया। लेकिन ये सिर्फ संरक्षण कायदा हमले के लिए है। बाकी आपको मैं संज्ञान लेना चाहता हूँ कि पत्रकार बीमा योजना, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। जैसे कामगारों का बीमा योजना होता है, पुलिस का भी, अपने पुलिस विभाग का भी बीमा है, हर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनका अपना बीमा योजना होता है। लेकिन पत्रकारों की बीमा योजना अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश सरकार इसका बाकायदा ख्याल रखती है, वहाँ पे पत्रकारों की अपनी लिस्ट है। महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार बीमा योजना यहाँ पे लागू नहीं है। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि जमीनी स्तर पे वसई विरार शहर महानगर पालिका या पालघर जिले की बात किया जाए तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी पत्रकारों के लिए ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया है, जिससे उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाया जा सके या उनको महसूस कर सके हो कि हाँ हम सुरक्षित हैं, हम इतना रिस्क के बाद भी हम सुरक्षित हैं। ये एक अच्छा सवाल है कि प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है वो महाराष्ट्र शासन के द्वारा, अगर हम महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र शासन के द्वारा लागू होती है, मगर वो किनको लागू होती है? जो संपादक हो या उस चीज के लिए जो मंत्रालय में पर डे न्यूज कवर कर रहा है या उनका जो कार्ड बनता है उन्हीं के लिए। बाकी जो रिपोर्टर हैं, मगर उनके रिपोर्टरों के लिए ऐसी कोई सुविधाएं अभी तक लागू नहीं की गई है। हमारे वसई विरार तक अभी ये जो चल रहा महामारी में ऐसा कोई बातें सामने नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं जा रहा कि हाँ यहाँ के जो न्यूज कवर कर रहे हैं, जो एनी टाइम हमको अपडेट दे रहे हैं या लोगों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, ऐसी कोई सुविधा पत्रकारों के लिए लागू नहीं हुई है। वसई विरार में जो पत्रकार हैं, देखिए जो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं या फिर सोशल साइट से या फिर किसी भी साइट से, उनको ये बात जाननी चाहिए कि क्या जैसे कोरोना काल है, लेकिन इसके अलावा और भी बातें आती हैं जब इंसान को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी समस्याएं सबके साथ आती हैं, बहुत से ज़्यादातर। तो अगर पत्रकारों के साथ आती है तो क्या उनको पत्रकारों की श्रेणी में रखा जाएगा जो लोकल स्तर पर पत्रकार है? जानकारी है ऐसा कोई सुविधा नहीं है। 50 लाख का जो इनाम है वो है पत्रकारों के लिए है, और नियम भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार कार्य कर रहे हैं जो एक्रीडेशन कार्ड रखे हैं मंत्रालय का, और जो ऑथोराइज्ड हैं गवर्नमेंट की नज़र में, उनको ये सुविधा मिलनी भी चाहिए और उनको सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। स्थानीय स्तर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पत्रकार जो है वो सरकार के मानदंडों के नियमों के अनुसार नहीं बनाए जाते। यहाँ का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि अब एक ट्रेंड हो गया है, कोई अखबार वाला है, अखबार रजिस्टर्ड कराना एक कॉमन सा ये हो गया, प्रोसीजर हो गया है। तो लोग अखबार रजिस्टर्ड करा के अपने रिलेटिव्स को, अपने सगे संबंधियों को वो अखबार में पत्रकार बना दे रहे हैं, या अपने चाहने वाले जो है वो जो बेरोजगार बैठे उनको भी पत्रकार बना दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आ पाते ये लिस्ट, ये सूची कि ये लोग भी पत्रकार हैं, इनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो भी स्थानीय लेवल के पत्रकार हैं वो ऐसा प्रयास भी नहीं करते कि हमको वहां तक जाना चाहिए या हमारी सुविधा के लिए हम आवाज उठाएं या हमारी जानकारी उन तक पहुंचे, उनकी नजर में हम जाए, नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी कार्य नहीं कर रहे हैं। लोकल पत्रकार हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जिनके पास प्रूफ हैं, वो सरकारी गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के जो उनके पास लोगोज वगैरह हैं, अगर उनके पास है तो वो तो पत्रकार हैं, उनको सरकार 50 लाख देगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वसई विरार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं और पत्रकार हैं, पत्रकारिता का पूरा हुनर आजमाते हैं, लेकिन उनको सरकारी ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन अफवाहों के ढेर में वो भी इस उम्मीद पे हैं कि
कुछ न कुछ सरकार करेगी, लेकिन क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। अगर करती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रिय मित्र अजय दुबे जो स्वर्गवासी हो गए, क्या उनको ये सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं? वसई विरार में पत्रकारों की भी जनसंख्या कम नहीं है, उसमें से 100 में 70% जो किसी काम के हैं कि नहीं है वो जाने, उनकी लेवल, उनकी सोच, उनके काम करने की तरीके जानते हैं। मगर जो 30% जिनको मैं खुद जानता हूँ, जो उनके काम करने का तरीका जानता हूँ, जो एनी टाइम सुबह से लेके शाम तक खबर पहुँचते हैं, रात को 10 बजे तक अपने न्यूज़पेपर में खबर भेजने के लिए परेशान तक रहते हैं कि मेरी कल की हेडिंग क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ मेरे पेपर में क्या लगनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर वो खबर के लिए परेशान रहते हैं। तो ऐसे इन लोगों के लिए मैं बोलूंगा, यहाँ के प्रशासन से, वसई विरार के प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इनके लिए कुछ तो कुछ प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हमारे दोस्त अभी हमारे साथ छोड़े हैं, तो हम उसके बाद अब हमको ये चीजें याद आ रही कि ऐसा कोई अपना और दूसरा दोस्त न हमारे साथ न रहे। वसई विरार के एक कोरोना काल के शिकार हुए पत्रकार अजय दुबे के परिवार के साथ संवेदनाएं तो हम प्रकट कर सकते हैं, हमारे मित्र भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या उन्हें उनका हक मिलेगा पत्रकार होने का? क्या? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हम सबके भाई, हम सबके चहेते अजय दुबे के लिए। उनके साथ साथ इस कोरोना के संकट काल में हमारे देश में और विश्व में जो भी इसका शिकार हुए, उन सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। एक बहुत बड़ा सवाल है कि अजय दुबे जी जब तक अपने जीवन काल में पत्रकारिता किए, उन्होंने आसपास की छोटी छोटी समस्याओं को भी प्रशासन के सामने रखा। मैं कई बार खुद देखा हूँ, गटर सड़क की प्रॉब्लम रही हो या किसी के FIR करवाने की बात रही हो, कोई प्रशासन का काम रुका हो, उसके लिए नगर पालिका और पुलिस स्टेशन जाने की बात रही हो, अजय दुबे ने जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया था। अब आज अजय दुबे जी के साथ जो ये घटना घट गई, आज जो हमारे बीच नहीं है, तो सवाल ये उठता है, जायज़ सवाल है, उनके फैमिली को सुरक्षा के लिए क्या दिया जाए, उनकी फैमिली को आर्थिक क्या सहयोग मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई ये नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कल की घटना है, आज सब जगह फैला है। सहानुभूति की नज़र से स्थानीय प्रशासन है, उनको मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, एक जो अभी एक नया नारा आया है गवर्नमेंट की तरफ से, आत्मनिर्भर वाला, मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट पे निर्भर रह के भी जीना एक कहीं ना कहीं अपंग बनाता है हम लोगों को। इसके लिए हमको खुद विचार करना चाहिए और हमें खुद इसके लिए सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। अपने फ्यूचर को हमें खुद सेव करना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, क्या इससे पहले कोई आत्मनिर्भर नहीं था? नहीं, वो एक मेरा सवाल है कि आत्मनिर्भर उन्होंने कहा बन जाओ, तो इससे पहले सब उनके ऊपर निर्भर। अच्छा सवाल है। वो एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है या गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग होगी जिसकी वजह से उनका अपना प्लान है, उनके पास बहुत सारे अथॉरिटीज़ है, हाई लेवल के IAS PCS ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला लिया, तो मैं उस फैसले को चैलेंज नहीं करना चाहता और मैं उसको सही गलत नहीं ठहराना चाहता। मैं आत्मनिर्भर शब्द लोकल स्थानीय समस्या के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमें जो स्थानीय पत्रकार हैं उनको और वो लोग जिनको गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिल रही है उनको अपनी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उनको अपने लिए आत्मनिर्भर होकर अपनी खुद के लिए जिम्मेदारी के लिए अपनी खुद के लिए सुविधा उनको खुद तलाशनी पड़ेगी। लोग यही बोलते हैं कि अगर कुछ होता है तो हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन संभाल सकते हैं, किसी को 1 महीना संभाल सकते हैं, क्योंकि हर एक किसी का परिवार है। हर किसी को परिवार को अगर संभालने भी जाएंगे तो हम पर्सनली अपने तौर से 1 महीना 10 दिन 5 दिन संभाल सकते हैं, मगर वो लाइफ है उनकी। अभी वो तो हमारे साथ नहीं रहे हमारे बीच, मगर उनके परिवार को संभालने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि उनके बच्चे कुछ कर सके। हमारा एक खिलाड़ी गया जो कोरोना काल में भी न्यूज कवर करता था, जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सड़कों पर निकलता था, आज वो गया है। इसके बाद ये बीमारी बहुत ही घातक है, किसी को भी शिकार कर सकती है, कोई भी किसी को शिकार कर सकता है, कैसे भी इसमें शिकार हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मान लो हमारा एक मित्र गया, दूसरा भी जाए और हम सिर्फ संवेदनाएं प्रकट करेंगे, तो उसके परिवार के लिए या तो फिर हम उसको मना कर दें कि भाई तू कवर ही मत कर, जब तुझे को कोई कवर ही नहीं मिलने वाला तो तू कवर क्यों कर रहा है। दूसरे को लेके हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेंगे। हम किसी को ये प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने काम को कीजिए, लेकिन उनका मनोबल नहीं तोड़ेंगे। आप रही बात जो बोल रहे हैं कि उनके सुरक्षा के लिए, जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, अजय दुबे जी के लिए और उनके आर्थिक सहयोग के लिए, तो मेरा मानना है कि हम सब लोगों को एक बार आवाज़ उठाना चाहिए
क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पे ये देख रहा हूँ कि पत्रकार संरक्षण कायदा 2019 में लाया गया और इसके पहले सिर्फ संघर्ष ही जारी था। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि संघर्ष किया जाएगा तो ही विजय मिलेगी। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उनके पत्रकार आज कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, लगातार सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है, सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। क्या सर्टिफिकेट से उनके घर चलेगा या फिर कोई और योजना से चलेगा? सर्टिफिकेट तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रोत्साहन है और लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रेंड शुरू हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन बहुत अच्छी पहल थी कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। बाद में कहते हैं ना कि हथियार भी स्टार्टिंग में अच्छी चीज़ों के लिए बनाए गए थे कि आप अपनी सुविधा के लिए रखो, लेकिन बाद में उसको दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कोरोना पुरस्कार के भी साथ यही हुआ, वो निकला था किसी को प्रोत्साहित करने के लिए। अब वो हमारे आसपास के मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों तक ही सिमट के रह जाए। जो हमारे परिचय के हैं वो सब कोरोना योद्धा बन के घूम रहे हैं और वास्तव में जो लड़ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन तक लोग नहीं पहुंच। ऐसे बहुत सारे जो अभी जो सोशल मीडिया में सर्टिफिकेट देखा हूँ ना, तो ये सारी सर्टिफिकेट उन्हीं को मिली है जो आधे से 100 में 70 लोग घर बैठे सर्टिफिकेट पाए हैं। महोदय, आप उत्तर प्रदेश में हो, सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का मिल रहा है आपको, तो आप कौन सा क्वारंटाइन में हो, कौन से क्वारंटाइन में का काम कर रहे हो, कौन सी चीजों का? तो उन्होंने, जिसने सर्टिफिकेट पाया है, उन्होंने खुद का जवाब है कि ये जो हमको सर्टिफिकेट मिला ये खुद गलत है, ये खुद गलत है। जिसने पाया, जिसने सोशल मीडिया में घुमाया, उनका खुद का कहना है। मगर उनको मैं बोलूंगा, आज आपको बता दूं, 100 में 70% जितने लोगों को सर्टिफिकेट मिला है घर बैठे वालों को, मगर जो रियल में कोरोना योद्धा है, सर्टिफिकेट किसको देना चाहिए? जो हम इस बीमारी से लड़के घर जा रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, जो रियल कोरोना योद्धा है। अभी तक उनके पास सर्टिफिकेट पहुंचने तो मेरे को पता है कि ये कोरोना ही गायब हो जाएगा और सर्टिफिकेट उनके पास बाद में पहुंचेगा। शायद कोई नहीं जानता था, जो कुछ लोग तो अभी भी रजिस्टर कराए हैं उनको भी कोई नहीं जानता था। वो अपने एक प्रकार से जरिया बना लिया कि हमारी चीजें बहुत। क्या होता है, आज किसी को कोई पुरस्कार मिला तो अपने 10 लोगों को भेजेगा, 100 लोगों को भेजेगा, अपने प्रोफाइल से शेयर करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो शेयर हो रहा है उसके साथ साथ उस संस्था का या उसका भी चीज शेयर हो रहा है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। इसको एक्चुअली इसका मिसयूज किया जा रहा है। कहते हैं ना कि चोर को भी पता है कि वो चोरी कर रहा है, चोर को पता होता है कि वो चोरी कर रहा है और वो गलत कर रहा है, लेकिन वो चोरी करता है, ये उसका काम है। तो ऐसे ही यहाँ पे समाज में कुछ धूर्त लोग हैं, कुछ दिखावे के लिए कार्य करते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। और जो रियल में काम करने वाले लोग हैं उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अजय दुबे जी रियल योद्धा थे, उनको किसी सर्टिफिकेट की तब भी जरूरत नहीं थी, अब भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो काम किया है लोग जानते हैं, हमारे और आपके जैसे लोग जानते हैं, हम और आप जानते हैं। वो इतिहास में अमर रहेंगे, हमारे आपके दिलों में अमर रहेंगे। सवाल यहाँ पे ये है, जिसका आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज उठाया, जो कि अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, मैं आपको भी बधाई देता हूँ। सवाल ये है कि आज जो अजय दुबे जी के साथ हुआ, कल ये किसी और के साथ होगा तो क्या होगा? ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम और आप चर्चा करके नहीं निकाल सकते। हमारी और आपकी तरफ से ये मांग होनी चाहिए सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, कि इस विषय पे गंभीरता से ध्यान दिया जाए। मैं ये मानता हूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो भी, और उनके साथ साथ जो राष्ट्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, उनकी एक डेटा, उनकी एक सूची तैयार की। क्योंकि सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की डेटा है ऑलरेडी उनके पास, लेकिन पत्रकारों की सूची वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत या पालघर जिले के अंतर्गत नहीं है। सरकार के पास पूरा डेटा नहीं है। महानगर पालिका की लापरवाही की हम बात करेंगे तो उनकी जो तरफ से डायरी छपी जाती है, वो डायरी में भी एक ही डायरी में एक ही आदमी का 2-2, 3-3 बार नाम आ जाता है और कई लोगों का नाम नहीं आता। महानगर पालिका की डायरी में भी पत्रकारों की सूची है, तो उसमें भी जो जिनका अखबार बंद हो चुका है उनका भी नाम है, उनका भी लिस्ट है। तो ये सब लापरवाहियों को बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कोरोना पहली बार आया है, ये कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी इसका नाम हो गया है, बहुत बड़ा संकट है। ये इतनी जल्दी आसानी से शांत नहीं होने वाला, लेकिन इस घटना से प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और खासकर पत्रकारों के लिए, जो पत्रकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाते हैं। प्रशासन ये चीज भूल रहा है कि प्रशासन की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का कार्य भी पत्रकारिता है। मैं बोलूंगा जो प्रशासन को चला रहे हैं यहाँ पे, मैं उन तक हर इलेक्शन में एक ही वादा रहता है कि यहाँ पे पत्रकारों को हम ये सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। अगली बार हम यहाँ पे पत्रकार, अभी तक वसई विरार एक पहला नगर पालिका है जो 5 साल 10 साल गुजरने के बाद, 5 साल 7 साल गुजरने के बाद, मगर पत्रकारों के हित में अभी तक कोई ऐसा केबिन नहीं बना जो पत्रकारों के लिए बैठने की उपलब्ध कराए।
मीरा बंदर महानगर पालिका हो, ठाणे महानगर पालिका हो, मुंबई महानगर पालिका हो, जिसके पास आप जाएंगे हर एक नगर पालिका में पत्रकारों के लिए एक स्थान बनाया जाता है। वहां पे नेट की सुविधा होती है, वहां पे हर एक चीज की सुविधा की जाती है। मगर हमारे दुर्भाग्य है या हमारा क्या हम क्या कहें, जो हमारे वसई विधान में ये चीज अभी तक नहीं, मगर इलेक्शन में बहुत सारे पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं, मगर वो इलेक्शन तक ही सीमित रह जाता है। उस वादे को हम सुन के इलेक्शन के बाद उस चीजों को भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अगले इलेक्शन आएगा तो फिर अब हम पूछेंगे कि साहब ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर बोला जाता है टेंशन मत लो, हम नया निर्माण बनाएंगे ना, नया बांधकाम हमारा होगा, नगर पालिका का ऑफिस खुलेगा तो उसमें जरूर आपको एक केबिन दिया जाएगा। मगर वो केबिन ना, ऐसा बोलते हैं ना, बोल बच्चन या लॉलीपॉप, वो वहीं तक रह गया। तो गेटिंग अवे विथ मर्डर का एक अध्ययन हुआ था। उस अध्ययन में ये पता चला था कि 2014 से 2019 लास्ट तक, ये 5 सालों में लगभग 40 पत्रकारों की मौत हुई है 5 साल में जी, और 200 पत्रकार बुरी तरह से घायल हुए। ये एक प्रकार से कॉमन न्यूज हो सकती है, पत्रकारों पे हमले होने आए दिन की खबर है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2010 से लेकर 2019 तक के बीच में अब तक सिर्फ 3 ऐसे मामले आए हैं जिनमें पत्रकारों पे हमला करने वालों को सजा हुई है। सिर्फ 3 मामले, सिर्फ 10 सालों में एक भी पत्रकार पर हमला करने वाले आरोपी को सजा अभी तक घोषित नहीं हुई है। वो भी हाई प्रोफाइल के जो पत्रकारों का मर्डर हुआ था, मुझे याद है जेडे हत्याकांड, एक राजेंद्र मिश्रा जी करके थे उनका, और एक और पत्रकार थे। ये 3 पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ था उसी मामले में नतीजा आया है। बाकी के पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है वो आज आप कल्पना कर सकते हो कि 10-10 साल से पेंडिंग चल रहे। तो ये कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलता हूँ राज्य सरकार की गलती है, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भी जो अथॉरिटीज हैं उन सबको सोच के विचार करना चाहिए कि पत्रकारों के मामले में अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल डिले कर रहे हैं तो एक आम जनता आपसे उम्मीद क्या करेगी। ये एक जो मेरा जनता तक पहुंचाने की ये बात थी। अब आपका दूसरे मुद्दे पे आता हूँ कि एक हमारी तरफ से संदेश क्या होना चाहिए। शॉर्ट में मैं बोलूं, संदेश ऐसा है कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत और पालघर जिले में भी बहुत सारे पत्रकारों के संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं। मराठी लॉबी है, उत्तर भारतीय लॉबी है, कुछ गुजराती और अलग भी भाषाओं में पत्रकार संगठन है। सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, नो डाउट। हर किसी का विचार एक नहीं हो सकता, ये भी उसमें कोई शक नहीं है, हर किसी का विचार एक हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब ऐसी कोई विपत्ति आती है तो मेरे ख्याल से हर किसी को एकजुट होकर उस पर विचार करना चाहिए और उसके लिए समस्या का समाधान भी करना चाहिए, उसके लिए हल निकालना चाहिए। आज जो घटना अजय दुबे जी के साथ हुई है वो किसी के भी साथ हो सकती है, क्योंकि वो हर पत्रकार जो फील्ड पे उतर के काम कर रहा है उसे नहीं पता है कि उसके अगल बगल में कौन सा पेशेंट कोरोना पेशेंट है, या वो जहां आ रहा है, जहां रहा है, वो वहां कोरोना का शिकार नहीं होगा, ये उसे नहीं पता है। तो घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इसके लिए इस मामले को लेके ना मेरा ये निवेदन है कि सभी पत्रकारों को अपने जो भी उनका अपना डिसीजन हो उनको उसके हिसाब से एकजुट होना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को पत्र व्यवहार करो, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के आंदोलन में उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पे कैमरा लेकर उतरते हैं तो हम कैमरे को सड़क पे रखकर अपने लिए भी न्याय मांगेंगे। मेरा ये मत है कि हमें जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करना चाहिए और हम आंदोलन करेंगे, सारे नियमों का पालन करते हुए, गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए हम आंदोलन करेंगे। बीच में अभी विरोधी पक्ष नेता ने महाराष्ट्र में आंदोलन किया, इसका मतलब आंदोलन किया जा सकता है। हम अपनी दूरी बना के अपने न्याय के लिए हम आंदोलन करेंगे। हम दूसरों के न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, हम लगातार दूसरों की खबरें उठाते हैं। आज हमारे साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो हमारे लिए न्याय कौन उठाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस देश की जनता से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके यहाँ कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले पत्रकार पहुंचते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तमाम जानकारियों को जड़ तक जाके। सुशांत सिंह राजपूत की अभी जो आत्महत्या की घटना चल रही है, ये उसका ताजा उदाहरण है। हर एंगल से पत्रकार देख रहे हैं, हर एंगल से उसको पत्रकारों को खबर पहुंचा रहे हैं। सुसाइड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में थे वगैरह वगैरह। तो जनता की बातों को पत्रकार पहुंचाते हैं। लेकिन एक बहुत दुख की बात है कि आपके क्षेत्र में अगर किसी पत्रकार के साथ कोई घटना हो जाती है तो कोई डीपी तक नहीं रखना पसंद करता, कोई स्टेटस तक लगाना पसंद नहीं करता। आज अजय दुबे जी, मैं एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ये पुलिस प्रशासन के लिए मेरी बात है और रोक बैठोक बात है। जैसा कि आपने कहा तीखी बात हो रही है, तो तीखी बात मैं कहना चाहता हूं कि अजय दुबे जी का फेसबुक प्रोफाइल अभी आप चेक कर लीजिए,
उन्होंने अभी भी पुलिस वाले का डीपी रखा है, प्रोफाइल पिक्चर रखा है। और मेरे पास भी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के कर्मचारी के कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरे मित्रों के पास भी है। मैंने किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी के डीपी पे अभी तक अजय दुबे जी का प्रोफाइल पिक्चर नहीं देखा कि मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। व्यक्तिगत उनके मन में क्या है वो जानते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। जबकि किसी एक पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मचारी के साथ कोई भी ऊंची नीची घटना हो जाती है तो हम सब उसके लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे हम सब आपके लिए हैं, ऐसे कहीं ना कहीं आप भी हमारे लिए तैयार रहो। हर हंसता हुआ चेहरा सुशांत सिंह राजपूत हो सकता है, जिसके मन में बहुत सारी वेदनाएं हो सकती हैं। पत्रकारों के साथ भी यही चीज है, वो आपके साथ उठता बढ़ता है, आपके साथ किसी भी मामले में शेयर करता है, आपके सुख दुख को शेयर करता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पत्रकारों के सुख दुख में भी आप आगे आइए। मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आज अजय दुबे के साथ जो हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। यहाँ के वसई विरार के जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, हर एक किसी के साथ भी हो सकता है। ये ऐसी बीमारी है बता के तो आने वाली नहीं कि भैया हम आपके यहाँ दरवाजा खटखटा के आने वाले, हम किसी के साथ हो सकता है। मगर अगर आज हम नहीं लड़ेंगे ना तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे, या आज प्रशासन को नहीं बोल पाएंगे तो फिर कभी भी नहीं बोल पाएंगे। हम यहाँ के आज राजनेताओं को, जो यहाँ पे जिनकी सरकार सिस्टम चल रहा है, उनको आज नहीं बोल पाएंगे, फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। हम कब बोलेंगे? मैं बोला कि ठीक है अजय दुबे के साथ हुआ, हम ऐसा सोच कर रह जाएं कि अजय दुबे के साथ हुआ, जाने दो, कल देखेंगे। हमारे बारे में कौन सोचेगा? मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर आप फील्ड पे हो, आप काम कर रहे हो, पत्रकार हो, तो आज हमको ये चीज सोचना है। और मैं खासतौर उनको बोलूंगा जो यहाँ पे संगठन पत्रकारों की चला रहे हैं ना, हमसे पहले उनको सोचो, वो सोचने चाहिए। क्योंकि वसई विरार में खाली वो अपने नाम को बताते हैं कि आज हमारे पास 200 है, हमारे पास 150 पत्रकार है, हमारे पास 250 पत्रकार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज उतरो। आज नहीं उतरे ना, तुम किसी लायक नहीं हो, ना कभी उतर पाओगे। आज नहीं उतरो तो कभी नहीं उतर पाओगे। आज अजय दुबे के साथ हुआ, मैं बोल रहा हूँ संगठन चलाने वाले के साथ हो जाए, उसके बारे में कौन सोचेगा? मेंबर सोचेगा कि सदस्य सोचेगा कि भैया हमारे अध्यक्ष के साथ हो गया। मगर आज सोचो, वसई विरार में मेरे नॉलेज के हिसाब से कम 2500 संस्थाएं हैं जो पत्रकारों के नाम पे चल रही है। ये संगठन वो संगठन, मगर वो 25 संस्था अभी तक मेरे को सुबह से किसी 25 संगठन, मैं भी कई ग्रुपों में, फेसबुक, सोशल मीडिया, मगर अभी तक किसी संगठन की तरफ से कोई सूचना जारी नहीं हुई कि हमको ये चीज कुछ सोचना है या करना है। क्यों? किस लिए? मगर खाली टीम बनाने के लिए हम 150 हैं, 200 हैं, पत्रकार हैं। हम पत्रकार अगर कहीं संस्था में जुड़ते हैं, अगर किसी के साथ जुड़ते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि अगर हम हैं, हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हमारी संगठन लड़ेगी जी। और कुछ ऐसे पत्रकार जो संगठन से नहीं जुड़ते, मगर वो भी आशा रखते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ होता तो ये संगठन है ना 25 हमारे वसई विरार के अंदर, ये हमारे काम आएंगे, ये हमारे काम आएंगे। मगर वो कहाँ है? आज सुबह रात को ये घटना घटी है, रात के बाद अभी तक ये सारी संगठन कहाँ है? सोई है। दुख का घड़ी ये है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार नहीं। दूसरी बात, ये बीमारी हमें कोई गैर नहीं देता, ये जब भी देगा कोई हमारा अपना देगा। हमें दुश्मन से आज सावधान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मित्र ही हमसे मिलने आएंगे। उन्हें खुद यकीन नहीं होगा कि वो कोरोना पेशेंट है या कोरोना संक्रमित है, और हमें भी यकीन नहीं होगा कि हम संक्रमित हैं। हम उनको दे सकते हैं, वो हमको दे सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे कठिन काल में मैं चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आप ये समझिए कि दोस्तों से सतर्क रहने की जरूरत है, और सतर्क इसलिए रहने की जरूरत है ताकि वो सुरक्षित रहे। अगर प्रेम आप करते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहिए, उन्हें सतर्क रखिए। दूसरी बात है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे वसई विरार में हम अपने मित्रों को, अगर पत्रकार गण मित्र, हमारे समाज सेवक को अगर कोई घटना घट जाती है और वो कोरोना के शिकार हो जाते हैं या फिर कोई और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें श्रद्धांजलि देने के लिए कोई स्थान नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हम अपने लिए, खुद के लिए या किसी हमारे पत्रकार मित्र के लिए कोई स्थान नहीं बना सके हैं न वसई विरार के कार्य क्षेत्र के अंदर, या वो हमारे लिए खुद नहीं कर पाए और हम अपने लिए भी खुद नहीं कर पाए। तो इस पर विचार होना चाहिए। ये अगर हम इस पर विचार कर लेते हैं तो हमारा एक शहीद जो अजय दुबे नामक
हमारे पत्रकार बंधु जो शहीद हुए हैं, अगर हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने पत्रकार परिवार के लिए कुछ ऐसी स्थापना कर लें, ऐसी तरीके अपना लें या ऐसी कुछ जो है कि व्यवस्थाएं कर लें जिससे हम अपने आने वाले या गुजरे हुए मित्रों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए अपने हमारे दीपक उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है मित्र जो है कि विवेक भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद।